वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि है हमारा इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहले तो एडी और इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, और फिर एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस चैप्टर को दिया किसने है, या पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को किसने बनाया है। तो जेएम कीन्स वो शख्स थे जिन्होंने पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को बनाया है। उन्होंने बहुत सी पॉलिसीज दी थी, बहुत सी चीजें दी थी। कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में भी, और उसके अलावा हम देखेंगे बेसिकली कि एडी क्या है, एडी के कंपोनेंट्स क्या है, उसके शेड्यूल क्या है, उसके डायग्राम क्या है, एएस क्या है, उसके कंपोनेंट, उसके शेड्यूल, उसके डायग्राम। इन सब चीजों को हम डिटेल में देखने वाले हैं अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा पहला पार्ट है एग्रीगेट डिमांड चैप्टर का, जिसमें इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर जो पूरा का पूरा यूनिट है, उस यूनिट का ये पहला पार्ट होगा हमारा एग्रीगेट डिमांड। और उस एग्रीगेट सप्लाई दोनों के कंपोनेंट्स को हम देखेंगे, दोनों का डेफिनेशन देखेंगे, उनके शेड्यूल डायग्राम कैसे होते हैं वो देखेंगे। और फिर हम कंजप्शन फंक्शन के लिए भी देखेंगे, कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है। ये सब कुछ हम देखेंगे, उनके शेड्यूल डायग्राम जो है वो सब देखेंगे। अब हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं जेएम कीन्स के बारे में। आपने नाम सुना होगा, जेएम कीन्स या कीन्स का नाम सुना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको जानना चाहिए कि इन्होंने, जेएम कीन्स ने, इकोनॉमी को तब संभाला था जब जो क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो फेल हो गए, तो उनके थ्योरीज फेल हो गए। ये बात मैं कर रहा हूँ 1930 के डिप्रेशन की, जिसको ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। उस टाइम इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बीता ही था कुछ समय पहले, और इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रही थी। मतलब चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा था, बेरोजगारी, भूखमरी और तमाम चीजें और प्रॉब्लम और परेशानियां इकोनॉमी को फेस करना पड़ रहा था। तो इस कंडीशन में लोग, जो आपके पुराने इकोनॉमिक्स थे, क्लासिकल जिनको हम कहते हैं, इकोनॉमिक्स कई सारे कैटेगरी में बांटा गया, क्लासिकल, नियो क्लासिकल, देन केनेशियन इकोनॉमिक्स, देन मॉडर्न इकोनॉमिक्स, देन मॉनेटरिज्म, ऐसे करके कई सारे पार्ट्स हैं। जो क्लासिकल थे उनका ये मानना था कि जब भी इकोनॉमी हमेशा से इक्विलिब्रियम में ही रहती है, उनका मानना था इकोनॉमी हमेशा से इक्विलिब्रियम में रहती है, और हम क्या करते हैं, जो भी, जब भी कोई चेंजेस होते हैं इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी खुद ब खुद एडजस्ट कर लेती है, अपने आप वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। कीन्स, जब ये 1930 का डिप्रेशन आया, तो कीन्स ने कहा कि वहां तो इकोनॉमी एडजस्ट नहीं कर पाई, जैसे सेल्फ इक्विलिब्रियम इकोनॉमी बना लेती थी एज पर दी नियो क्लासिकल और क्लासिकल इकोनॉमिक्स, बट इन द केस ऑफ 1930s डिप्रेशन इट वाज नॉट पॉसिबल। तो उस केस में फिर अब जेएम कीन्स एक नए थ्योरी के साथ इवॉल्व हुए, जिन्होंने पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स ही पलट दी। और आज भी हम उनको उतना ही सम्मान देते हैं, क्योंकि वो पॉलिसीज आज भी हम, हमारी गवर्नमेंट यूज करती हैं, हर इकोनॉमी में यूज होते हैं वो पॉलिसीज। तो चलिए पहले देख लेते हैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बॉर्न, और इनका लिख दिया मैंने कि 1883 से लेकर 1946 तक ये रहे, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं वो सब इन्हीं का देन है। सब कुछ इन्होंने ही दिया है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए। मैं तो यहाँ कुछ ही लिख पाया हूँ, कुछ ही समझा पाऊँ, बाकी मतलब समझाने के लिए बहुत कुछ है। ये बोर्ड ऐसा ऐसा 3 बार भरेंगे तो भी इनके प्रिंसिपल्स खत्म नहीं होंगे। उसके बाद हिज स्कूल ऑफ थॉट, जैसे मैंने बताया कि नियो क्लासिकल, क्लासिकल चलता था, वैसे इनका अपना ही स्कूल ऑफ थॉट बन गया। सोचिए, इतना मतलब प्रभाव था, इतना इफेक्ट था इनके थॉट्स में। केनेशियन इकोनॉमिक्स या केनेशियल स्कूल ऑफ थॉट भी कहा जाता है। अब इनकी बुक थी जो कि बहुत फेमस बुक हुई, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में ये बुक पब्लिश की गई थी। और ये तो पूरा रुख ही बदल दिया पूरे इकोनॉमिक्स का। मतलब उसके पहले इकोनॉमिक्स कुछ और होती थी, उसके बाद कुछ और ही होने लगी। अब 1930 ग्रेट डिप्रेशन में इन्होंने मैनेज किया था, मैंने अभी जस्ट बताया। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा, 1944 में हुआ था। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में सारी चीज, एक्सचेंज रेट के बारे में बेसिकली डिसीजन लिया गया था कि किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन हो, क्या चीजें रखी जाए। तो उस कॉन्फ्रेंस में ही आपका जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की चीजें आपने सुनी होंगी, वो उसी में था। उसी में आपका आईएमएफ 1945 और वर्ल्ड बैंक आपका, जिसको ट्विन सिस्टर्स भी कहा जाता है, ये सब उसी केस में बना था। तो ये सब उस समय कीन्स वहां मौजूद थे।
इन्होंने ही प्रपोजल रखा था, इन्होंने ही चीजें की थी, बहुत सारे लोग थे, बट ये भी वहां मौजूद थे। ठीक है, ये की एडवाइजर भी थे, बहुत सारा, मतलब इनकी उपलब्धियों को मैं गिना नहीं सकता आपको। उसके बाद है फिर साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन इन्होंने दिया था, जिसमें कहा जाता है कि इनकम बढ़ता है तो उसके साथ साथ कंजप्शन भी बढ़ता है, लेकिन इनकम का रेट जो होता है वो कंजप्शन से ज्यादा होता है हमेशा। आप नॉर्मल भी जिंदगी में अपने देखते ही हैं, इनकम आदमी का बढ़ता है तो कंजप्शन भी वो बढ़ाता रहता है, जब ज्यादा 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 कमाने लगता है तो थोड़ा ज्यादा खर्च करता है, लेकिन इनकम का बढ़ने का रेट ज्यादा होता है हमेशा कंजप्शन से। फिर इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल दिया है, जिसपे आपका ये एडीएस चैप्टर बेस्ड है। फिर आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस दिया है, 3 तरीके के लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस होते हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, प्रिकॉशनरी मोटिव होता है, स्पेकुलेटिव मोटिव होता है, ये सब दिया था। फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, मल्टीप्लायर के आप पढ़ेंगे। उसके बाद है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कैपिटल की मार्जिनल एफिशिएंसी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं उसकी मार्जिनल एफिशिएंसी, ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। फिर बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल आपको मालूम होगा, बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल कुछ इस तरीके से बनता है। ये आपका हो गया, ये आपका ऊपर वाला होता है बूम पीरियड, फिर ये होता है डिप्रेशन, यहाँ से यहाँ तक डिप्रेशन, यहाँ पे होता है रिसेशन, रिसेशन हो गया, फिर यहाँ से होता है रिकवरी, फिर यहाँ पे बूम आ जाता है। ठीक है, ये बिजनेस साइकिल, ये सब सब कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने दिया था। तो बेसिकली इनका वर्क जो है 1930 ग्रेट डिप्रेशन में बचाने के लिए किया गया, जिसमें इन्होंने कहा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। आज जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है, जो आप सुनते हैं बजटरी डेफिसिट, सुना होगा आपने, बजट वाले चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर में हमने बात भी किया था, बजटरी डेफिसिट के 3 टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सब इन्हीं का देन है। इन्होंने कहा था गवर्नमेंट को इंटरवेन करना बहुत जरूरी है, अगर वो चाहती है कि मार्केट इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक है, इसीलिए फिस्कल पॉलिसीज का जो एक नया दौर आया, पहले मॉनेटरी पॉलिसी बनती थी, फिर फिस्कल पॉलिसी का जो नया दौर आया वो इसी समय आया। वहां पे बजट डेफिसिट में भी बनाया जा सकता है, यानी गवर्नमेंट कैन बोरो द मनी टू कंट्रोल द इकोनॉमी, टू मेक द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम, ऐसा सिस्टम लाया गया। ये सब कुछ कीन्स का ही देन है। तो अब मैं कितना बोलूं इस पे, मतलब मेरा तो जितना भी आप कहें, जितना भी सुने, ये बहुत कम मैंने कहा है। तो मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूं इनसे। और अब हम बात करेंगे अपने एडी के डेफिनेशन से। देख लीजिए, एडी के डेफिनेशन में सिंपल क्या चीजें कही गई हैं कि एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है, इट इज द टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए सिंपल आप समझिए, डिमांड जो है ना, टोटल आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, एक आपने, 2 आपने पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कौन कौन सा, एक पढ़ा है आपने आईडी, आईडी का मतलब इंडिविजुअल डिमांड, एक पढ़ा है एमडी, एमडी का मतलब मार्केट डिमांड। ठीक, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, जब डिमांड जो सिंगल कंज्यूमर या सिंगल फर्म कर रहा हो। ठीक है, कौन कर रहा हो, सिंगल कंज्यूमर या सिंगल फर्म। मार्केट डिमांड जब 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर कंज्यूमर्स या फर्म कर रहे हो। ठीक है, सी और एफ लिख दे रहे हैं। अब बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, यहाँ आपको मालूम होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ये एग्रीगेट पे डील करता, होल पे डील करता, सिंगल और डबल से इसको मतलब नहीं है। तो यहाँ जो गुड्स डिमांड किए जा रहे थे वो सिंगल गुड्स के बारे में देखा जा रहा था, यानी सिंगल गुड्स इज डिमांडेड बाय सिंगल पर्सन, तो इंडिविजुअल डिमांड, सिंगल गुड इज डिमांडेड बाय 2 और मोर पर्सन, देन इट विल बी अ मार्केट डिमांड। देन व्हाट विल बी द एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो जितने भी डिमांड कर रहे हो साल भर के अंदर में, जो भी चीज डिमांड कर रहे हो, ठीक है, वो पूरा डिमांड ले दे के प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर जो भी हो, जैसे प्रोड्यूसर्स रॉ मटेरियल कर रहे हैं, कंज्यूमर्स अपना फाइनल गुड्स का कर रहे हैं, तो बेसिकली हम यहाँ फाइनल गुड्स को ही लेते हैं। तो जो भी डिमांड किया जा रहा है साल भर के अंदर सारे गुड्स में, उसको मिला के कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड, पूरा का पूरा। या आप मोटा मोटी हिसाब में समझिए, एज अ लेमैन आप क्या समझेंगे। इकोनॉमिक्स से आप जुड़े हुए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर इकोनॉमिक्स से नहीं है तो फिर एज अ लेमैन इज वेरी सिंपल, द डिमांड which is made by the whole country for all the final goods and services produced in a year, एक साल के अंदर। यहाँ पे एक साल का टाइम फ्रेम होता है। और गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो दिया होना चाहिए। ये थोड़ा सा डीप चीजें हैं कि एम्प्लॉयमेंट का क्या इफेक्ट होता है, कि एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, देन पीपल विल स्टार्ट अर्निंग मनी, देन दे विल स्टार्ट अर्निंग मनी, दे विल स्टार्ट डूइंग दी कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर वहां बढ़ सकता है, यानी वहां गुड्स एंड सर्विसेज को फिर, तो एक पूरे साल भर हम ये मान के चलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट लेवल पर। अगर बीच में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता घटता रहेगा तो डिमांड उसी हिसाब से बढ़ती घटती रहती है, इसीलिए एक एजम्पशन यहाँ पे है। अब यहाँ बोला गया कि अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट है आपका प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है,
वो एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर रहे हों अपने डे टू डे एक्सपेंसेस में या अपने खर्चों को निभाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल वो अपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस कर रहे हैं अपने डेली नीड्स के लिए, वो सब मिला जुला के हो गया प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है, जो इनकम उनके पास डिस्पोजेबल फॉर्म में है, मतलब जो वो डिस्पोजेबल मतलब यहाँ पे होता है जो खर्च करने के लिए हो, ठीक है, जो पैसा उनके पास खर्च करने के लिए है उसी पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पे, क्योंकि पैसे तो कई सारे होते हैं ना, इनकम कई सारे होते हैं, तो उसमें से वो टैक्स दे रहे हैं, वो और भी चीजें कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, जो पैसा बच रहा है वो यहाँ यूज हो रहा है। दूसरा है गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जी से डिनोट करते हैं, यहाँ सी से, यहाँ जी से डिनोट करते हैं। गवर्नमेंट जो कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स पे जो पैसा खर्च कर रही हो वो यहाँ हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपके पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट्स जो हम स्टॉक बढ़ाने में कर रहा हूँ, मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको बढ़ाने में कर रहा हूँ, कैपिटल गुड्स परचेज करने में कर रहा हूँ, जैसे मशीन वगैरह हो गया या प्लांट हो गया, उसको परचेज करने में कर रहा हूँ, तो वो सब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और आखिरी इसका जो कंपोनेंट होता है वो होता है नेट एक्सपोर्ट्स। यहाँ एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट और यहाँ पे एन का मतलब होता है इंपोर्ट, ठीक है। इसको इकोनॉमिक्स में ऐसे लिखते हैं, एक्स और एम से डिनोट करते हैं, ठीक। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट ऐसे ही निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस माइनस इंपोर्ट करके। जिन बच्चों ने नेशनल इनकम पढ़ रखा होगा पहले से, उनको मालूम है कि ये लगभग सिमिलर किससे लग रहा है, आपके एक्सपेंडिचर मेथड से। आपने नेशनल इनकम के 3 मेथड है, इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड। आप एक्सपेंडिचर मेथड देखिए, आपको ये बिल्कुल सिमिलर लग रहा होगा, लगभग वही है, तो थोड़ा आसान हो जाता है पढ़ना। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एग्रीगेट डिमांड। तो मैंने क्या बताया, एग्रीगेट डिमांड जो सारा जितना भी एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, जितने कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स हैं, सबको मिला दीजिए। देखिए सबको मिला दिया गया, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। अब इसको थोड़ा सा छोटा करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए एडी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं। अब यहाँ ये भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, बशर्ते बस ये प्राइवेट का है और ये गवर्नमेंट का है। हम दोनों को मिला के एक कर सकते हैं, जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ये उसका थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया, तो यहाँ सी में दोनों आ गया, ठीक है, सी में ये भी आ गया और ये भी आ गया, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आ गए। ये तो हो गया हमारा ओपन इकोनॉमी के लिए। अब आप पूछेंगे सर ओपन इकोनॉमी क्या है। देखो भाई, ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ ट्रेड वगैरह एक्टिविटीज चल रही हो, ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट चल रहा हो, जिन्होंने अपनी बाउंड्रीज ओपन कर रखी हो कि बाहर से भी आप आइए, खरीदिए और हम भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। वो ओपन इकोनॉमी का सिंपल डेफिनेशन है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ, आप इतना समझिए। उसके अलावा अब हम देखते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए या टू सेक्टर मॉडल के लिए क्या होगा। तो वहां ये नहीं होगा, क्लोज इकोनॉमी मतलब बस एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप हटा दीजिए, इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाती है सिंपली। तो यहाँ हो जाएगा एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, और यही आपका मेन फॉर्मूला है एडी के लिए, मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब आपको ये दिमाग में रखना है कि यहाँ कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर ही अकेले नहीं है, उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का है, ठीक है। हमने यहाँ बताया ना कैसे दोनों को एक में कर लिया। तो ये आपको अब जैसे वीडियो बनते रहेंगे, जैसे हम कोर्स आगे लेके चलेंगे, आपको ये दिमाग में रखना होगा, क्योंकि इसका यूसेज लंबे समय तक है, जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तक आपको याद रखना पड़ेगा। तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, सिंपल, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ये किसमें होता है, ये क्लोज इकोनॉमी में आपके बुक में दिया होगा, बल्कि ये टू सेक्टर मॉडल में भी है, तो यहाँ टू सेक्टर मॉडल भी आप लिख लीजिए। यहाँ पे टू सेक्टर होता है ना, आपने पढ़ा होगा, टू सेक्टर मॉडल मतलब कि जहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर होते हैं, आपने पढ़ा सर्कुलर लॉ ऑफ इनकम, वहाँ पे 4 सेक्टर के होते हैं, पर बेसिकली अभी सीबीएसई ने क्या कर दिया, उसको 2 सेक्टर पे लाके कंप्लाई कर दिया। अभी क्या है, पहले हम लोग पढ़ाते थे तो हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, अब्रॉड सेक्टर, ऐसे 4 सेक्टर होते थे, तो चारों का सर्कुलर फ्लो ऑफ मूवमेंट हम लोग देखते थे। पर अभी क्या है, सिंपल कर दिया, बस हाउस होल्ड और फर्म के बीच का 2 सेक्टर मॉडल आपको दिखा दिया, 3 सेक्टर 4 सेक्टर मॉडल दिखाया नहीं करके, ठीक। तो ये हो गया एग्रीगेट डिमांड के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम देखते हैं इसका शेड्यूल और डायग्राम देखते हैं, कैसे ये बनता कैसे, कैसे दिखता कैसे है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं शेड्यूल क्या है हमारा। तो शेड्यूल, ये मैंने अपना एक शेड्यूल लिया हुआ है, आप चाहें तो कोई और शेड्यूल ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको शेड्यूल खुद बनाने आना चाहिए, ऐसा लॉजिक आपको समझ में आए जिससे आप खुद ही शेड्यूल बना सकते हैं। तो यहाँ लॉजिक क्या है, यहाँ पे आप इनकम को एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बढ़ाइए। जैसे मैंने लिया जीरो से, इनकम हमेशा जीरो से शुरू होगा, स्टार्टिंग में आप कमाते नहीं है, फिर आप कमाने लगते हैं। तो जीरो से आप लेके मैंने 50-50 का डिफरेंस लिया, सिंपल। आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, बस एक टैली होना जरूरी होता है, लॉजिक इसमें यही लगाना है। यहाँ 50-50 से ले लिया, 300 तक गया मैं,
यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर 50 से शुरू किया, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ एक्सपेंडिचर हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं वो तो हम पूरा करेंगे, भले इनकम कमाए या ना कमाए, लोन लें उधार लें कैसे भी करें, लेकिन जो बेसिक जरूरत है रोटी कपड़ा मकान की, उसके लिए हमको पैसा चाहिए। तो ये जो एक्सपेंडिचर होता है इसको हम सी बार से भी डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं, आगे चल के आप समझेंगे, इसी को बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ऑटोनॉमस मतलब जो खुद ब खुद स्वयं होता हो। तो ये यहाँ पे होगा, और यहाँ मैंने देखिए 25 का डिफरेंस लिया है। इनकम को बढ़ाया लेकिन 25-25 से बढ़ाया, सॉरी कंजप्शन को। इनकम को 50-50 से बढ़ाया, इनकम का रेट ज्यादा रखना पड़ता है हमेशा कंजप्शन से, इसलिए यहाँ पे 25-25 लिया है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपका ऑटोनॉमस है। यहाँ इन्वेस्टमेंट हम अपने समझने के लिए, इन्वेस्टमेंट हमारा ऑटोनॉमस रहेगा। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में इन्वेस्टमेंट को हम ऑटोनॉमस ही मानेंगे। दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, इंड्यूस और ऑटोनॉमस। इंड्यूस वो होता है जो प्रॉफिट से प्रभावित होता है, मतलब इफेक्ट होता है। जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा ना, मोटिव प्रॉफिट हमारा ज्यादा बढ़ाने का होता है, तो इन्वेस्टमेंट हम ज्यादा करते हैं। ऑटोनॉमस को प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है। बेसिकली ये गवर्नमेंट करती है, इसलिए कांस्टेंट रूप से करती है, क्योंकि सोशल वेलफेयर इसका मेन मोटिव होता है। अब आता है एडी। तो एडी का फॉर्मूला क्या बोलता है? सी प्लस आई। आप देख लीजिए, सी है, आई है, दोनों को जोड़ दीजिए, एडी निकल जाएगा। तो पहला हो गया आपका 100, फिर हो गया 125, 75 और 50, फिर हो गया 150। अब देखिए यहाँ पे आप समझ जाइए, बहुत जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ 25 का डिफरेंस आ रहा ना, सब 25 के डिफरेंस से लिख दीजिए। 175, 200, 225 और 250। ये इजी शेड्यूल था, इसलिए मैंने इसको ऑप्ट किया है, और हम इसी शेड्यूल के बेसिस पे आगे जितने भी हमको देखने, कंजप्शन फंक्शन में भी शेड्यूल देखना होगा, तो हम यही शेड्यूल लेंगे। दूसरा शेड्यूल हम चेंज नहीं करेंगे पूरे अपने चैप्टर में, ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से ये शेड्यूल, और एग्जाम में कुछ ना याद आए तो आप एटलीस्ट इसको तो याद करके लिख सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, अब इसके डायग्राम की करें बात हम, तो डायग्राम आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ मान लीजिए 50 है, तो डायग्राम आपका ये इन्वेस्टमेंट का 50 से जा रहा है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सेस होता है। कंजप्शन क्योंकि हमारा 50 से ही स्टार्ट हो रहा है, चाहे तो कोई और डिजिट भी हो सकता था, तो ये कंजप्शन भी 50 है, ये भी 50 है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है ये और ऊपर से हो सकता था, अगर ये मान लीजिए 60 पे हमने ले लिया होता तो इन्वेस्टमेंट और ऊपर हो जाता, या कंजप्शन हमने यहाँ 40 से ले लिया होता तो ये कंजप्शन ऊपर हो जाता। ये डिपेंड करता, साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। और एडी हमारा एक लेवल और, क्योंकि एडी का जो है 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो 50 यहाँ हो सकता है, 100 की मार्किंग हो तो 100 से स्टार्ट हो रहा है। आप देखेंगे तीनों कर्व, ये तो पैरेलल हो गया एक्स एक्सेस की, ये दोनों कर्व जो है ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, क्योंकि सीधा बढ़ रहे हैं, पॉजिटिवली स्लोप्ड है, क्योंकि इनकम जब बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एडी और कंजप्शन दोनों बढ़ता है इनकम के बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, अब इसके कुछ जो है एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप उससे भी लिख सकते हैं। ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर दैट इज, ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है? दैट इज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। जो भी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है वो ऑटोनॉमस कंजप्शन, आपको याद रखना होगा, आगे बहुत काम आएगा ये। दूसरा है सी कर्व। सी मतलब कंजप्शन कर्व इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। अभी जैसे मैंने बताया, इनकम बढ़ता है इसलिए कंजप्शन बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट कर्व कांस्टेंट है, क्योंकि एंड रन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्यू टू ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। यहाँ इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है, प्रॉफिट से कोई मोटिव नहीं है, नहीं तो इनकम बढ़ता तो हम उसको ही बढ़ाते इन्वेस्टमेंट को, तो यहाँ इसलिए वो कांस्टेंट है। तीसरा है एडी कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड एज इनकम इंक्रीजेस तो एग्रीगेट डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। ये तीन चीजें हो गई, तीन क्या चार हैं आपके पास, चार चीजें हो गई इसके लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई को। तो अब हम देखने वाले हैं अपना एग्रीगेट सप्लाई। देखिए, जैसे एग्रीगेट डिमांड होता है, वहाँ क्या करते हैं, वहाँ हम डिमांड करते हैं। बेसिकली जितना भी गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बना है उसका हम मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब, अब वो डिमांड फुलफिल कहाँ से होगी, तो वो होती है सप्लाई से। तो एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली क्या करता है, एग्रीगेट सप्लाई में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं ऑल ओवर द इकोनॉमी हु हैव प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, तो जब प्रोड्यूस किए हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो जितना उनके पास रेडी टू सप्लाई अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज है साल भर के अंदर, उसी को बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। सिंपल तरीके से अगर आप समझें तो यही होता है एग्रीगेट सप्लाई। अब डेफिनेशन वाइज देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, इट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स हैव प्रोड्यूस एंड रेडी टू सप्लाई इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सप्लाई का मतलब तो आप समझे होंगे, क्लास 11th में आपने देखा होगा सप्लाई का मतलब विच इज ऑफर्ड फॉर सेल। उन्होंने ऑफर किया है बेचने के लिए, बिका है नहीं बिका है दैट इज अनदर पार्ट। ऑफर कर दिया है उन्होंने, मतलब उनके पास जो भी है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रेडी है एंड दे हैव ऑफर्ड फॉर सेल सो दैट द कंज्यूमर्स कैन कम एंड परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट बेसिकली दो ही होते हैं, या कंजप्शन होता है या सेविंग होता है, या इधर हम कंजप्शन पर्पज से यूज करते हैं या सेविंग के लिए करते हैं। तो सिंपली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। सिंपल ये लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू सी प्लस एस।
अब यहाँ एक चीज और कहा जाता है कि एएस जो है वो नेशनल इनकम के बराबर होता है, यानी इनकम के बराबर होता है या नेशनल इनकम के बराबर होता है किसी भी इकोनॉमी में। कैसे? देखिए, एएस का मतलब आपका होता है टोटल आउटपुट। जैसे आपने ऊपर देखा है टोटल आउटपुट। अब जब टोटल आउटपुट जो होगा, इससे जो भी इनकम जो भी निकलेगा वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 4 जगहों पे करता है ना, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट। या तो उसमें क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट में आपके पास आता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस। ठीक, यही होते हैं 4 आपके फैक्टर्स ऑफ पेमेंट। इसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी है, रेंट का लैंड हो गया, इंटरेस्ट का कैपिटल हो गया, प्रॉफिट का एंटरप्रेन्योर हो गया, वेजेस का लेबरर हो गया। ठीक, लैंड लेबर, लेबरर और कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ये आपके हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हो गए फैक्टर्स ऑफ पेमेंट। अब क्या करना है वो समझिए। इन फैक्टर्स ऑफ पेमेंट को अगर हम जोड़ दें, सबको सबको यहाँ प्लस प्लस प्लस, चारों को प्लस कर दें, तो हमारा, अगर हम विद इन द इकोनॉमी देख रहे हैं, तो यही हमारा हो जाता है डोमेस्टिक इनकम, जिसको अदरवाइज आप नेशनल इनकम में एनडीपी एट एफसी के नाम से भी जानते हैं, जो हम आगे चैप्टर्स में भी कवर करेंगे। तब यही जो डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम, मतलब अगर इसमें एनएफआई ऐड कर दें तो ये आपका नेशनल इनकम भी बन जाता है। तो इसका मतलब इसको हम वाई से भी डिनोट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ ए एस इज इक्वल टू वाई होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका शेड्यूल और डायग्राम। वही पिछला वाला जो हमारा था शेड्यूल, उसी शेड्यूल पे डायग्राम बना हुआ है। शेड्यूल आपको पिछला याद होगा, हमने इनकम को 50 का डिफरेंस लेके कांस्टेंट बढ़ाया था, और कंजप्शन को 50 से शुरू किया था, 25 का डिफरेंस लेके कांस्टेंट बढ़ाया था। अब आपको सेविंग निकालना है। सेविंग बहुत सिंपल है। अगर कोई आदमी 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये में से 70 रुपये वो खर्च कर दे रहा है अपने कंजप्शन पे, कितना बचा रहा होगा? ठीक, 30 रुपये बचा रहा होगा। इसी तरीके से कैसे निकला वो? तो इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर दिया गया। ये इनकम है, ये कंजप्शन है, आप माइनस कर दीजिए। पहला आ जाएगा -50, फिर आ गया आपका -25। एक लेवल पे दोनों बराबर है इस लेवल पे, यानी हो गया 0। फिर हो गया 25, फिर ये 25 का डिफरेंस सही बढ़ रहा है, 75 और 100। अब आपको निकालना ए एस, लिखा ही है सी प्लस एस, तो सी और एस को जोड़ दीजिए, आपका निकल जाएगा। पहला हो गया 0, फिर हो गया 50। अब इसका लॉजिक आप समझिए, इसको ए एस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फिर जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब लॉजिक जानते हैं क्या? ए एस इज इक्वल टू वाई होता है। क्या होता है? ए एस इज इक्वल टू वाई, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। ए एस इज इक्वल टू वाई, मतलब जो वाई होगा वही ए एस होगा। ठीक है, तो यहाँ आप सीधा सीधा कॉपी भी कर सकते हैं। 100, 150, फिर 200, 250 एंड 300। आप जोड़ेंगे भी तो आंसर सेम आएगा, जोड़ के देख लीजिए। ठीक है, अब इसका डायग्राम मैंने बना दिया है बिना मार्किंग के। आप कॉपी में जब बनाइएगा इस मार्किंग के साथ फुल फ्लेज बढ़िया सा डायग्राम बनाइएगा। मैंने साइड मार्किंग कर दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डायग्राम के लिए। ये हमने कर दिया है, इनकम यहाँ दिखा दिया है, यहाँ वाई डैश, यहाँ वाई, यहाँ एक्स, और ये एरो इस बार नीचे भी आएगा। मैंने बताया था पिछले के वीडियो में कि जब भी नीचे हमारा जीरो के ओरिजिन के नीचे अगर कुछ जाता है, जैसा वाई डैश हो गया, तो ही हम एरो इसको नीचे दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे, हमेशा एरो ऊपर जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इनकम कर्व है, 45 डिग्री ये होता है। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट रेट से इनकम बढ़ता है इसलिए। और आपका ये कंजप्शन कर्व है, यहाँ मैंने सी किया, वो एक्चुअली ये सी बार है। सी बार का मतलब ये एरिया जो है ये ऑटोनॉमस कंजप्शन का है, ये सी का। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है? जो कंजप्शन हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे करते हैं। यहाँ इनकम जीरो है, फिर भी यहाँ कंजप्शन कर रहे हैं, तो यही आपका है सी बार। ये आप आगे और समझेंगे जब हम कंजप्शन फंक्शन पढ़ेंगे तो। उसके बाद ये सेविंग है। ठीक है, इनकम कंजप्शन से कम है, तो उस केस में आपका हो रहा है डिस सेविंग्स, यानी ये एरिया जो है यहाँ सेविंग्स नहीं हो रहा। एक समय जहाँ दोनों बराबर है वहाँ सेविंग जीरो हो रहा है। उसके बाद जब इनकम बढ़ जाता है कंजप्शन से, तो वहाँ आपका सेविंग शुरू हो जाता है। आप चाहें तो शेड्यूल से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या डिस सेविंग्स वाला है ये हिस्सा, फिर यहाँ पे जहाँ दोनों बराबर हैं वहाँ पे आपका ये जीरो है। और जब आपका इनकम बढ़ रहा है कंजप्शन से ज़्यादा, तो आपका सेविंग्स निकल के तभी आ रहा है। ठीक है, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दिया है कि एस 45 डिग्री लाइन होता है, पॉइंट ई इनकम कंजप्शन के बराबर है, और सेविंग जीरो होता है। सेविंग नेगेटिव होता है इनिशियल स्टेज पे, फिर जीरो होता है, फिर बढ़ता है। और कंजप्शन जो है स्टार्ट होता है एट सी लेवल, दैट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिया है। सो ये रहा हमारा इस पार्ट का सब कुछ। अब हम देखेंगे कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है 3 होते हैं, कंजप्शन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। और उससे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं एपीएस, एमपीएस, एमपीसी, एपीसी, ये सब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।